Australian Parliament approves India-Australia ECTA. ECTA stands for Economic Cooperation and Trade Agreement. ठीक है, अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, जहां पर दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को कुछ टैरिफ बैरियर्स पे छूट देती है। राइट, सपोज जैसे यूएस बोलेगा भाई मेरे एक कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। कहने का मतलब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यूएस क्या करेगा, कुछ 100 से 150 प्रोडक्ट्स को बोलेगा कि आप हमारे यहाँ पे बेचिए और उस पर मिनिमम टैरिफ होगा या ना के बराबर टैरिफ होगा। तो इसका क्या फायदा होगा, एक तो यूएस उनको हेल्प कर रहा है उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, और जो कंट्रीज इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ऐसे बहुत तरह के पैक्ट्स कंट्रीज एक दूसरे से साइन करते हैं, जिसमें से एक अम्ब्रेला टर्म है एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मुद्दा यही होता है दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के कंट्रीज में बेचेंगे और टैरिफ बैरियर्स को कम करेंगे। टैरिफ बैरियर्स का मतलब समझते हो, सपोज मैं इंडिया में रह करके एक कार को इंपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक कार एक्चुअली अगर वो इंडिया में बनती तो 25 लाख 30 लाख की मुझे मिल जाती, लेकिन मैंने टैरिफ बैरियर रखा हुआ है क्योंकि मैं लोगों को डिमोटिवेट करना चाहता हूं कि भाई आप बाहर से कार मत खरीदो। तो मैं क्या करूंगा, वो 30 लाख की कार को टैक्स वैक्स सब मिला करके 45 लाख में दूंगा। राइट, तो ये ट्रेड बैरियर है। मतलब वो मेरा जो कंज्यूमर है, मेरा जो सिटीजन है, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। राइट, लेकिन अगर मैं ये ट्रेड बैरियर हटाता हूं तो उसका क्या फायदा होगा, जो कंट्री उस कार को प्रोड्यूस कर रही है उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फायदेमंद होगा। सिमिलरली मेरे कुछ प्रोडक्ट्स को अगर मैं वहां पर बेचूंगा, अगर उसमें भी ट्रेड बैरियर नहीं होगा तो वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो इन बैरियर्स को हटाने के लिए सर्टेन सेक्टर्स के लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ साइन करती है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई भारत टोटल कितने कंट्रीज के साथ एफटीए साइन करा हुआ है। इंडिया बहुत ज्यादा एफटीए साइन नहीं करता। द रीजन इज कहीं ना कहीं हम अगर एफटीए साइन करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक आपने आरसेप का कॉन्सेप्ट सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये इनिशिएटिव था चाइना का। तो चाइना ने बोला आसपास की कंट्रीज, हम लोग जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के साथ पैक्ट करते हैं ताकि हम ट्रेड बैरियर्स एक दूसरे के ऊपर से हटा दें। अब ये अगर इंडिया साइन करता है तो हमारा सबसे बड़ा लॉस होगा एग्रीकल्चर सेक्टर को। आज भी हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर मानसून डिपेंडेंट है। राइट, 50% से ज्यादा आबादी आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमने इस बैरियर को हटा दिया तो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, मार्केट जो है, वो ग्लोबल लेवल पे compete नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंडिया बहुत ही सोच समझ के डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करता है। तो ये फैक्ट है कि भाई भारत आज तक 13 एफटीए साइन कर चुका है। समझ में आई बात, भारत आज तक 13 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर चुका है। एंड द मोस्ट रीसेंट वन इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जिसका पूरा नाम है इंडोस ईसीटीए। समझ में आई बात। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के 3 कैटेगरीज होते हैं, आपको अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह दिखेगा। एक तो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, जहां पर अभी मैंने बोला कि यूएस बोलेगा भाई 100 प्रोडक्ट्स पे मैं कोई बैरियर नहीं लगाऊंगा, प्रेफरेंस दे रहा हूं आपको। ठीक है, सिमिलरली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है। अल्टीमेटली दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से अलग वहां पर होते हैं कि कोई प्रोडक्ट्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के डेवलप कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट्स पे दोनों एक दूसरे पे बैरियर नहीं लगा रहे हैं। समझ में आई बात। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 3 मेजर कैटेगरीज। राइट, एंड द मोस्ट रिसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने 2 कंट्रीज के साथ रिसेंटली यूएई के साथ साइन किया था, एंड द लेटेस्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। टिल डेट इंडिया हैज साइंड 13 free trade agreements. The most recently signed FTAs, the most recently signed FTAs are number one, India UAE, India UAE, and number 2, India Australia. Number 2, India Australia. ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर कैटेगराइज्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज, इन 3 कैटेगरीज। नंबर वन, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल
trade agreement. Number two, comprehensive economic cooperation agreement. Comprehensive economic cooperation agreement. Number three, comprehensive economic partnership agreement. तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया इन एरियाज पे एक दूसरे के साथ एफटीए साइन। एरियाज आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, समझ में आई बात। गुड्स पे आप ट्रेड करोगे, रूल्स ऑफ ओरिजिन ऐसा है कि कई बार आप देखना, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो तो वहां पर कंट्री प्रेफरेंस आपसे पूछता है। अभी रिसेंट एक फीचर ऐड हुआ है, राइट। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट ये है, चाइना इसमें बहुत बदमाशी करता है। चाइना क्या करता है, जैसे आप इंडिया में बहुत बार देखोगे मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बैन करना है, इस टाइप का न्यूज कई बार आता है। तो चाइना क्या करेगा, उसका रूटिंग मार्केटिंग चेंज कर देगा। क्या करेगा, अपने ही प्रोडक्ट्स को किसी दूसरी कंट्री में भेजेगा, सपोज थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह के कंट्रीज से उसको फिर इंडिया की तरफ रूट करेगा। समझ में आई बात। दैट्स वाई रूल्स ऑफ ओरिजिन पे बहुत समय से कानून बनाना पेंडिंग है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स, वही सारे पॉइंट्स हैं जिन जिन चीजों पे हम एक दूसरे के बैरियर्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। उसको सारे को याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री एक पॉलिसी बना रहा है, किसका, सुइसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, जिसका टारगेट क्या रखा हुआ है, सुइसाइड मोर्टेलिटी को 2030 तक 10% तक रिड्यूस करना है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कैप्शन, Aritapeti and Meenakshipuram in Madurai becomes Tamil Nadu's first biodiversity heritage site. यूनेस्को वाला हेरिटेज साइट डिफरेंट है, ये इंडिया का खुद का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ठीक है। दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। एक बायोडाइवर्सिटी होता है, एक होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, दोनों दो डिफरेंट चीज है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन का फ्लोरा और फौना बहुत हद तक कंजर्व करके रखना जरूरी हो। लेकिन बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट का मतलब होता है कि जो भी कंट्री उस एरिया को कंट्रोल कर रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसके रिसोर्सेस को यूज किया जा सकता है। समझ में आई बात। जैसे दूसरा वाला फिर से एक समझना, मान करके चलो एक बहुत बड़ा सा एरिया जहां पर टीक वुड्स है, बहुत सारे टीक वुड्स को आप बेचोगे, आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद, राइट। तो उसको अगर बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, तो अब सरकार क्या करेगा, कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस डालेगा, ठीक है। ठीक है भाई, टीक वुड आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन सर्टेन लिमिट होगा जिस हिसाब से उस टीक वुड को तोड़ के आप सेलिब्रेट करो, सॉरी मतलब सेल करो। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये दो जो साइट्स है, ये इकोलॉजिकली फ्लोरा एंड फौना के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तमिलनाडु का पहला डाइवर्सिटी साइट है और भारत का 35वां। लिखिए इसको, अरिटापेटी एंड मीनाक्षीपुरम इन मदुरई becomes तमिलनाडु's first biodiversity heritage site, तमिलनाडु's first biodiversity heritage site and India's 35th 35वां, India's 35th 35वां। नेक्स्ट पॉइंट, India's first biodiversity heritage site, India's first biodiversity heritage site, नाम लिखेंगे नल्लूर ग्रूव बेंगलुरु, ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ये आपने साइट तो डिक्लेयर कर लिया, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए, इसके रिसोर्सेस को यूज करने के लिए भी एक नियम होता है। तो वो नियम है दिस वन। ये सारी चीजें रेगुलेट करी जाती है अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। लिखिए उसको, regulations regarding biodiversity heritage site comes under biological diversity act 2002, comes under biological diversity act 2002। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वही कैप्शन, भारत का पहला प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। फार्म लॉस की बात हो रही थी तब भी आपने सुना होगा। मंडीज का कॉन्सेप्ट होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। एपीएमसी होती है, फार्मर का जो प्रोड्यूस होता है, नियम है कि तुम सबसे पहले मंडी में लेकर के आओगे, उसके बाद उसको दूसरी जगहों पे सेल करोगे, राइट। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हुआ करती थी, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हुआ करती थी, राइट। उस स्टेट गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था, ठीक है। बट दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जहां पर अब
प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट सेक्टर्स को भी अब मंडी खोलने का परमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को लिखिए। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। भारत का पहला प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी कहां पे और इसे कौन इनिशिएट कर रहा है? लिखिए उसको, सह्याद्री एफपीसी। सह्याद्री एफपीसी टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चरल मंडी। प्राइवेट एग्रीकल्चरल मंडी। 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। यूआर स्टैंड्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये जो सर्वे है, इसको अभी आप फिगर को मत लिखना, क्योंकि एक और लेटेस्ट फिगर आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% पहुंच चुका है नवंबर में, ये बता रहा है। काम की चीज ये है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का करंट परसेंटेज कितना है, ये हमको ध्यान में रखना है, राइट। उसके अलावा इसको रिलीज करने वाली एजेंसी कौन सी है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, राइट। एजेंसी कौन सी रिलीज कर रही है? दैट इज एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ किसके अंडर में ऑपरेट करता है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, सर्वे का नाम क्या है? पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। कौन सा एडिशन था? 16वां, राइट। लिखिए पॉइंट्स को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिगार्डिंग सर्वे इज पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट, recently released 16th edition, recently released 16th edition. Next point, releasing agency, National Statistical Office, functions under Ministry of Statistics, and Program Implementation, Ministry of Statistics and Program Implementation. Next point, according to 16th PLFS, unemployment rate 7.2%, unemployment rate 7.2% in July-September 2022, in July-September 2022। ठीक है, पीएलएफएस, ये लाइन भी लिखो। पीएलएफएस वाज लॉन्च्ड इन 2017। कब से इसको लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी। पीएलएफएस वाज लॉन्च्ड इन 2017, 2017। डन। मिलिट्री एक्सरसाइजेस उसको पढ़ लेना, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज मैं बार बार बताता हूं, वही एडिशन कौन सा था, एक्सरसाइज का नाम क्या है, कौन से 2 कंट्रीज के बीच हुआ और वेन्यू क्या था। ठीक है, बैंकिंग वगैरह में हाल फिलहाल में तो इस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एसएससी रेलवेज में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या है भाई न्यूज? कतर किसके साथ डील साइन कर रहा है गैस सप्लाई का? चाइना के साथ। ठीक है, लिखिए इस लाइन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कतर साइंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलएनजी सप्लाई पाइपलाइन, एलएनजी सप्लाई पाइपलाइन डील विथ चाइना। विथ चाइना। फैक्चुअल है, क्या है कैप्शन? ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे। क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछता है कि सर्वे के हिसाब से भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन कौन सा था, राइट? आंसर इज आईआईटी दिल्ली। मैक्सिमम जगहों पे तुक्का अगर मारना भी रहे तो यही 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस का आपको नाम मिलेगा। सबसे ज्यादा आईआईएससी, ठीक है,
फिर आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस का आपको सबसे ज्यादा नाम मिलेगा। ठीक है, इस लाइन को लिखिए। 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022-23 एंड सर्वे 2022-23। नीचे एक पॉइंट लिखना, एमआईटी यूएसए टॉप्ड, एमआईटी यूएसए टॉप्ड, एमआईटी यूएसए टॉप। पॉइंट नंबर 2, आईआईटी दिल्ली फ्रॉम इंडिया टॉप्ड, आईआईटी दिल्ली फ्रॉम इंडिया टॉप्ड, रैंक 28, रैंक 28। क्या है भाई कैप्शन, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कन्वेंशन का नाम, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, काम के फैक्ट्स क्या क्या है इसमें से। साइट्स का फुल फॉर्म, साइट्स लाया कब गया था, रिसेंट जो मीट हुआ था कौन सा एडिशन था, किससे रिलेटेड था, भारत की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स रखे गए, भारत की तरफ से कौन कौन से स्पीसीज को मेंशन किया गया, एंड भारत की तरफ से कौन से स्पीसीज को कंजर्व करने की बात करेंगे। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है भाई, बहुत बार ऐसा होता है कुछ पेड़ों के स्पीसीज, कुछ एनिमल्स के स्पीसीज, ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। ट्रेड क्यों करते हैं, उनके मेडिसिनल पर्पस के लिए। ठीक है, बट इसका भी ध्यान रखना है कि भाई आप इन स्पीसीज को जब ट्रेड कर रहे हो तो इनके एग्जिस्टेंस पे कहीं ना कहीं आप उनको एंडेंजर ना कर दो। ऐसा नहीं कि उनकी तादाद कम होती जा रही है फिर भी आप उसको ट्रेड करते जा रहे हो। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए इस कन्वेंशन को बनाया गया था। समझ में आई बात, क्लियर हुआ पॉइंट। नाउ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज, साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं, 184। इसको लाया कब गया था, इन द ईयर 1975, और भारत इसका कौन सा नंबर का पार्टी बना, 25th पार्टी और 25th मेंबर। ठीक है, लिखिए एक पॉइंट, साइट्स, CITES, साइट्स, कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ endangered species, endangered species, member parties 184, member parties 184, convention came into force, convention came into force in 1975, in 1975 India became the 25th party, India became the 25th party। ठीक है, अब साइट्स का एक ग्लोबल स्तर पे कॉन्फ्रेंस होता है। ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस किस लिए होगा, इन स्पीसीज को कैसे कंजर्व किया जाए उस पर बातचीत करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए। तो यहां से अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई ये वाला जो रीसेंट मीटिंग था वो कौन से नंबर का था, 19th मीटिंग था इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, कहां पर कंडक्ट किया गया, पनामा सिटी में। इसी कॉन्फ्रेंस को और एक नाम क्या बोला जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। सर भारत की तरफ से क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, भारत ने, भारत का जो पेड़ है शीशम, ठीक है,
उसको भारत ने बोला कि इस पेड़ की स्पीसीज को आप इनके कंजर्वेशन लिस्ट में डालिए। समझ में आई बात? कौन से पेड़ को? शीशम को, राइट। नेक्स्ट वन, दिस सी क्यूकम्बर, इसको भी भारत ने बोला कि आपके अपेंडिक्स आपके लिस्ट में डालिए कंजर्वेशन की कैटेगरी में। भारत के एक और इनिशिएटिव को ग्लोबली काफी तारीफ करी गई, दिस स्पीसीज ऑफ टर्टल। भारत का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ऑपरेशन टर्ट शील्ड, जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टर्टल्स को कंजर्व किया जाए। तो भारत ने इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इस स्पीसीज ऑफ टर्टल के कंजर्वेशन पर इनिशिएटिव लेने की बात करी। स्पीसीज का नाम फ्रेश वाटर टर्टल, या इसे हम ये भी बोलते हैं रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। ठीक है, तो इस स्पीसीज के नेम्स हमको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? लिखता है recently 19th conference of parties 19th conference of parties ब्रैकेट में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस was conducted at Panama City. Next point, India's initiatives. Panama City. India's initiatives. Number 1, plant species शीशम and sea cucumbers to be included in appendix 2 of the convention. Next point, India's initiative to conserve turtles. ऑपरेशन का नाम लिखेंगे ऑपरेशन टर्ट शील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया proposed the induction of red crowned roofed turtle under the convention. ठीक है, इंपॉर्टेंट है साइट्स वाला, राइट, ध्यान में रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, भारत एशियान की जो ग्रुपिंग है इसके डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट था। कौन से नंबर का? 9th एडिशन का। ठीक है, और इस मीटिंग में भारत के तरफ से 2 मेजर इनिशिएटिव्स पर बात किया गया। इनिशिएटिव नंबर 1, विमेन को यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड पॉइंट नंबर 2, मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के डायरेक्शन में काम किया जाए। ये 2 मेजर इनिशिएटिव्स इंडिया की तरफ से। ठीक है, एक लाइन बस लिखिए,
इंडिया एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट 9th एडिशन। इंडिया एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट 9th एडिशन। कंबोडिया। डन। IORS stands for इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन के आसपास की लगभग 23 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर के ग्रुप बनाया था ईयर 1997 में। आई रिपीट, इंडियन ओशन के आसपास के लगभग 23 कंट्रीज ने मिलकर के ग्रुपिंग बनाई थी जिसका नाम था IORI। नाम पहले था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव सभी देशों का यही था कि एक दूसरे के इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करे, प्रमोट करे। ठीक है, बनाया कब गया था? 1997 में। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह की ग्रुपिंग की बात सबसे पहली बार दो कंट्रीज ने करी थी, भारत और साउथ अफ्रीका ने। समझ में आई बात? ये फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिसेंटली जो ये मीटिंग हुआ कौन से नंबर का था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन came into force in 1997, 1997। total 23 member countries, total 23 member countries। next point, recently conducted 22nd Council of Ministers, 22nd Council of Ministers meeting of IORA, hosted by Dhaka, Bangladesh, hosted by Dhaka, Bangladesh। करंट चेयर भी बांग्लादेश के पास है। क्या लिखा हुआ भाई अगला न्यूज? एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चर्स फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग। रिसेंटली हमने आई थिंक एक आध महीने पहले UIDAI जो कि आधार को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, उनका एक और फेस रिकॉग्निशन वाला एक AI हमने पढ़ा था जिसका नाम था आधार फेस रीड। ठीक है, राइट। तो आधार फेस रीड का मतलब यह है आपका फेशियल रिकॉग्निशन फोटो के बेसिस पे आपका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। दैट मींस आपके बायोमेट्रिक्स पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक कैसे होता था? बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो बैंक के रेगुलर स्टाफ होना जरूरी नहीं है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को बैंक टारगेट देती है, भाई आज के दिन 100 खाते खोल के लाओ, 20 खाते खोल के लाओ, 200 खाते खोलना है, राइट। अब जब ये खाता खोलने के लिए पब्लिक के पास जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और सारा काम पेपर पे होता है और वेरिफिकेशन में बहुत समय लगता है, राइट। इस कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन के बाद अगर वो अपना टैब लेकर के जाते हैं और उनके पास आधार का कॉपी है तो फेशियल रिकॉग्निशन फोटो के बेसिस पे इस एप्लीकेशन को यूज करके
उस कंज्यूमर का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। दैट मीन्स वेरिफिकेशन के लिए जो लंबा समय लगता है वो अब लगने की जरूरत नहीं है, और वेरिफिकेशन के लिए जितना कम समय लगेगा उतने ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स को आप इंक्लूड कर पाओगे। तो अल्टीमेटली ये सब फायदा पहुंचाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में कितना है? हमने हाल फिलहाल में पढ़ा था, आरबीआई के हिसाब से लगभग 55 से 60% है आज की डेट में जितने लोगों का खुद का बैंक खाता है। समझ में आई बात? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को आपको अगर बढ़ाना है तो इस तरह के टेक्नोलॉजी को आपको यूज करनी पड़ेगी, राइट। हमारे काम का एक ही सिंपल फैक्ट कि ये कॉन्सेप्ट को पहला इंट्रोड्यूस करने वाला बैंक कौन सा। ठीक है, लिखिए उसको। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक launched face authentication based face authentication based account opening फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग। स्टार मार्क कर लेना इस फैक्ट को, इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? ठीक है। हाँ, क्या है भाई कैप्शन? अनवील्स वेयरेबल डिवाइस फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। भाई आपका एक घड़ी के पैटर्न का स्ट्रिप दिया जाएगा जहां पर आप विदाउट कॉन्टैक्ट पेमेंट कर सकते हो उसी को स्कैन करके। आने वाले टाइम में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी जितना बड़ा आप कार्ड लेकर के घूमते हो वो एक छोटे से स्टिकर के फॉर्म में आ जाएगा जिसमें फोन के पीछे उस स्टिकर को लगाओ और उसी से ट्रांजैक्शन करो। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये सारा जो टेक है, ये कौन से ब्रांड्स इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समझ में आई बात? बिल बॉक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम क्या है? टैप टैप, राइट। ये पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गेमिंग के लिए। गेमिंग में इस पर काम करने, गेमिंग कोई गेम्स वेम्स खेलते हो कि नहीं? तुम लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हो ना? तो PS4 जब आप खेलते हो तो सोनी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के गेम परचेस करना पड़ता है। 1500 2000 2500 का गेम होता है, राइट। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं इसको आप सिंपली स्कैन करके वो सारा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, राइट। लिखिए पॉइंट्स। बिल बॉक्स लॉन्च्ड बिल बॉक्स लॉन्च्ड टैप टैप बिल बॉक्स लॉन्च्ड टैप टैप a wearable device a wearable device that enables contactless payments that enables contactless payments। ठीक है। क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। फंडा वही, स्टिकर को कहीं पर लगा करके चलो, फोन के पीछे लगा करके चलो, उस स्टिकर को यूज करके आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का काम कर, अभी डेबिट कार्ड के लिए है तो वही स्टिकर आपका डेबिट कार्ड का काम करेगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस करने वाला बैंक कौन सा? कॉन्सेप्ट का नाम फर्स्ट स्टैप, राइट। लिखिए उसको। आईडीएफसी लॉन्च्ड आईडीएफसी लॉन्च्ड फर्स्ट स्टैप आईडीएफसी लॉन्च फर्स्ट स्टैप India's first sticker based debit card India's first sticker based debit card।
ठीक है, डन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कैप्शन? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इस योजना, किसी भी योजना, किसी भी स्कीम को आपको आराम से याद हो जाएगा अगर उस वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो। ये सबवेंशन का मतलब क्या होता है? सबवेंशन का मतलब होता है सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी का मतलब समझते हो, राइट? आप ट्रेन में यात्रा करते हो, थर्ड एसी की टिकट 1500 की मिलती है, एक एवरेज, राइट? क्या वाकई में आपको 1500 में मिलेगा वो टिकट? एक्चुअली आप उसके कॉस्टिंग में जाओगे तो वो टिकट कम से कम उसके दुगने रेट का होगा, कम से कम वो 3000 का होगा, राइट? आपने कई बार सुना होगा, कुछ बहुत ही बेवकूफ टाइप की पब्लिक बोलती है, अरे प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ा दिए, ट्रेन का टिकट 50 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गया, 100 रुपए बढ़ गया। जिनको पता नहीं होता वही इस तरह की बातें करते हैं। एक्चुअली सरकार को आपको उस टिकट को 1500 देने के पीछे और 1500 खर्च करना पड़ता है, क्योंकि 3000 आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो दो दैट जो 1500 का पार्ट है वो सब्सिडाइज होता है। बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेस में आप खाने के लिए जाते हो, आप देखोगे 10 रुपए की थाली मिलती है, बहुत आलीशान, बहुत शानदार थाली मिलती है, राइट? वो 10 रुपए की नहीं होती, वो 200 रुपए, 300 रुपए की होती है। बचा जो पार्ट होता है सब्सिडाइज होता है। अब इसी को लोन के पर्सपेक्टिव में समझना। सपोज सरकार बोलती है भाई किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए, जिसको टेक्निकली आपने बैंकिंग में सुना होगा प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इसका कॉन्सेप्ट यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोन डिसबर्समेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें। अब लोन कोई भी किसान तब लेगा जब उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। समझ में आई बात? तो सरकार बोलेगा कि भाई कुछ सब्सिडी आपको लोन में दी जाती है, आप लोन लो। एक्चुअली इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है, मुझे बैंक को 5-8% पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको 3% में लोन दूंगा। तो बचा हुआ जो 5% का जो लोड होता है वो गवर्नमेंट खुद बेयर करती है। दैट इज सबवेंशन। समझ में आई बात? इंटरेस्ट सबवेंशन समझ में आया कि नहीं आया? सरकार किसानों को बोलेगा 1 साल तक के लिए 3 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाता है एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 4% इंटरेस्ट, राइट? दिस इज सबवेंशन। एक्चुअली उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का नहीं है, लगभग उसका दुगना होगा। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट सरकार खुद पे करती है। ठीक है, तो ये 4% का फिगर भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया था 2005-6 में, जहां पर बोला गया था कि किसानों को 3 लाख तक का शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन मतलब 1 साल का पीरियड रहेगा उसको आपको रीपे करने के लिए, शॉर्ट टर्म लोन इस कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको दिया जाएगा। अब इसमें कुछ इंसेंटिव भी होना चाहिए। भाई एक किसान 3 लाख का लोन लेता है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूरा पैसा भी रीपे कर देता है, तो उसको और सब्सिडी मिलनी चाहिए। समझ में आई बात? तो इन इंसेंटिव्स को भी इस स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो लोन अमाउंट का लिमिट बढ़ा दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट और घटा दिया जाएगा, इस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं कभी भी फार्मर्स को। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मुंह धो के आओ, जाओ मुंह धो के आओ। अरे कोई दिक्कत नहीं, जाओ ना मुंह धो के आओ, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ पॉइंट्स लिखिए पहले। अच्छा, अब इसमें एक और चीज समझना, बात किसानों की हो रही है, किसानों को लोन देने की बात हो रही है, तो इसको रेगुलेट करने वाली, इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी होगी? यस, एग्जैक्टली, नाबार्ड एंड आरबीआई। तो यहां से आप एक फैक्ट और याद रखोगे, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की देखरेख करने वाली एजेंसी कौन सी? नाबार्ड। ठीक है, लिखिए कुछ पॉइंट्स। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, under this scheme, under this scheme, farmers are
provided with farmers are provided with short-term loans up to short-term loans up to 3 लाख रुपए up to 3 लाख रुपए at a concessional at a concessional rate of interest concessional rate of interest of 4% of 4%. Next point. The scheme was launched in year 2005-6. Scheme was launched in year 2005-6. समझ में आई बात? Next point. Implementing agency NABARD and RBI. NABARD and RBI. अब इस न्यूज को पढ़ोगे तो आराम से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 एक बार रीड करके बताओ क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम विथ मॉडिफिकेशन ऑफ ये, ठीक है? सरकार ने बोला उस समय से चालू हुआ था, इस स्कीम को और हम कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है बताओ मुझे। द एप्लीकेबल लेंडिंग रेट टू फार्मर्स विल बी 7%। क्योंकि 2005-6 का समय था 4% ठीक था, महंगाई बढ़ गई तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 7%। आगे क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी 1.5%। दैट मीन्स नहीं बताओगे? नहीं समझ में आया? ऐसा है? लेंडिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है क्या? बैंक है ना लेंडिंग इंस्टीट्यूशन? बैंक है, कोऑपरेटिव्स है, वो है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। क्या मतलब हुआ? उसका इंटरेस्ट सबवेंशन इतने तक का प्रोवाइड कर सकती है बैंक्स, मतलब 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बैंक्स के पास पावर है, अगर आपको लगे तो 5.5% तक भी आप उसको दे सकते हो, आप उतने की सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो। दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन ना। अभी हमने सीखा ना सबवेंशन क्या होता है? सब्सिडी अमाउंट जो पे करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात? लिखिए इस पॉइंट को। करंट एप्लीकेबल लेंडिंग रेट, करंट एप्लीकेबल लेंडिंग रेट 7%। करंट एप्लीकेबल लेंडिंग रेट 7%। आगे भी लिखो। इंटरेस्ट सबवेंशन टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इंटरेस्ट सबवेंशन टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस 1.5%। 1.5%। समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट क्या है एक बार पढ़ के मुझे बताओ। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स रिपेइंग इन टाइम। भाई जो समय से पैसा दे रहा है उसको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए ना। तो सरकार का कहना यह है भले तुम उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो, लेकिन अगर वो समय पे दे रहा है तो और 3% आप घटाइए, उससे 4% चार्ज करिए, ये उसका इंसेंटिव होगा। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ। इकोफाई, इकोफाई किससे रिलेटेड है? ये एनबीएफसी।
क्लाइमेट चेंज, ग्रीन डिपॉजिट्स। ठीक है, लिखो, एक लाइन लिखो। रिसेंटली आरबीआई अप्रूव्ड इकोफाई एज अ ग्रीन ओनली रिटेल एनबीएफसी, ग्रीन ओनली रिटेल एनबीएफसी। गॉट इट? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। डीआईवाई का मतलब समझते हो तुम लोग? इंस्टा वगैरह सोशल मीडिया में देखते हो, डीआईवाई स्टैंड फॉर डू इट योरसेल्फ। तो डिजी फसल, अब एक किसान खुद के लिए इंश्योरेंस खुद ही परचेस कर सकता है। किस प्लेटफॉर्म से? डिजी फसल के कॉन्सेप्ट से। राइट, लिखिए उसको। कंपनी एब्सोल्यूट लॉन्च्ड डिजी फसल or do it yourself crop insurance product, do it yourself crop insurance product। आईआरडीआई का ऑब्जेक्टिव क्या? भारत का 100% नागरिक इंश्योर्ड हो बाय द ईयर 2047। राइट दिस लाइन, लिखिए। आईआरडीआई एम्स इंश्योरेंस फॉर एवरीवन बाय 2047, इंश्योरेंस फॉर एवरीवन बाय 2047, 2047। इस टाइप का हमने पहले भी न्यूज पढ़ा है। ग्रीन बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई? पब्लिक बॉन्ड खरीदेगी, बॉन्ड के बदले 3 साल 5 साल का उसका समय होगा, उसके बाद मैच्योर जब होगा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, और वो पैसा किस में लगाया जाएगा? ग्रीन इंफ्रा तैयार करने के लिए। ठीक है, लिखिए इसको। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन to issue India's first municipal green bond. Done? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बताओ? सेबी रिकंस्ट्रक्ट्स इट्स एडवाइजरी पैनल्स ऑन एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। जो फॉरेनर्स भारत में इन्वेस्ट करते हैं, इस वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सेबी एक टीम बना के रखती है, एक एडवाइजरी टीम बना के रखती है, जिसका काम होता है कि भाई तुम बताओ, तुम रेकमेंड करो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी हमने बात करा था बजट 2022 में, इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। कुछ कंपनीज होती हैं जो चैरिटी के लिए काम करती हैं, और वो कंपनीज जिनका 67% काम इस तरह के चैरिटी के लिए, सोशल वर्क के लिए होता है, उसे हम सोशल सर्विस सेक्टर का पार्ट मानेंगे, सोशल सर्विस सेक्टर वाली कंपनी मानेंगे। ठीक है,
तो ये कंपनीज को भी बोला गया था कि भाई तुम भी अपने स्टॉक्स इंट्रोड्यूस करो। एंड द थर्ड वन, टेक ओवर कोड। कोई भी बड़ा मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, राइट, इन सब में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं इसमें सेबी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इन तीनों चीजों के रिगार्डिंग सेबी एक टीम बैठा के रखती है कि इसके काम को कैसे सुधारा जाए और इंडिया में और फंड इनफ्लो कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये टीम कितने मेंबर्स की होती है और इसको हेड कौन करता है, राइट। तो रिसेंटली इसमें एक नए मेंबर, एक नए हेड को इंट्रोड्यूस किया गया जिनका नाम है हसमुख अधिया। कितने मेंबर्स की ये टीम है? तो 16 मेंबर पैनल, लिखिए इसको। सेबी रिकॉन्स्टिट्यूट्स, सेबी रिकॉन्स्टिट्यूट्स 16 member panel, 16 member panel for FPIs, FPIs, comma social stock exchange, social stock exchange and takeover code, and takeover code. Next point, panel will be headed by, panel will be headed by हसमुख अधिया। हसमुख अधिया, एकदम स्टार मार्क कर लेना इस फैक्ट को ना, हसमुख अधिया। इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कैप्शन? एसबीआई बोर्ड अप्रूव्स इंफ्रा बॉन्ड्स वर्थ 10,000 करोड़। पहला लाइन पढ़ के मुझे मतलब बताओ। एसबीआई 10,000 करोड़ का इंफ्रा बॉन्ड रिलीज करने की बात हो रही है, इंक्लूडिंग अ ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ 5,000 करोड़। व्हाट इज दिस? यस बताओ भाई, पीछे जिन लोगों ने मेंस दिया है इतने बार बताओ। पहले नहीं सुना है ग्रीन शू ऑप्शन वर्ड? किसी ने भी नहीं सुना? एनीवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? नहीं, किसी ने नहीं सुना इसको? कोई कुछ बोल रहा है। चलो समझते हैं ग्रीन शो ऑप्शन होता क्या है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। यूरोप में एक कंपनी थी ग्रीन शो नाम की, 1920-25 के आसपास की बात है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव ये था, सपोज मैं बोलूंगा भाई, जैसे मुकेश अंबानी ग्रुप का कोई भी एक कंपनी है, एक नई कंपनी आती है, मुकेश अंबानी बोलते हैं कि भाई 5G में काम करने वाली पहली कंपनी मेरी होगी। पूरे दुनिया के लोगों को पता है, भारत के लोगों को पता है कि वो जहां पर इन्वेस्ट करेंगे उसमें इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद होगा, राइट। तो वो अपना आईपीओ जब निकालने की बात करेंगे तभी से मार्केट में बहुत भयंकर टाइप का डिमांड क्रिएट हो जाएगा, राइट। सब आदमी सोचेगा यार मिनिमम 100 शेयर तो मैं खरीदूंगा, और कंपनी इतना ही शेयर रिलीज कर पाती है कि हर आदमी 5-5 ही खरीद पाए, है कि नहीं? कंपनी के कुछ लिमिट होते हैं। अब ऐसे में क्या होगा? सब सिर्फ खरीदेंगे, बेचेगा कोई नहीं। क्यों बेचेगा, राइट। अब जब बेचेगा कोई नहीं, सिर्फ डिमांड ही बढ़ता जाएगा, सप्लाई नहीं होगी, तो वो शेयर का जो रेट है, जो कॉस्टिंग है, वो बहुत बड़ा बबल बन सकता है, बहुत भयंकर एक्सपैंड कर सकता है जो मार्केट खराब कर दे। तो ऐसे में क्या होता है, एक मर्चेंट बैंक, एक थर्ड पार्टी होती है, तो उनको बोला जाता है कि भाई कुछ शेयर्स आप रखिए अपने पास। मतलब अगर ऐसा बबल बढ़ता जाएगा, बबल बनता जाएगा, तो आप इन शेयर्स को सेल करिएगा। तो मार्केट में इस वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों रहे मार्केट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिमांड डिमांड हो।
उसमें प्राइसेस हैक होने का बहुत बड़े चांसेस हैं। तो एक मर्चेंट बैंकर रहता है, वो बोलता है कि भाई चलिए ठीक है, मुकेश अंबानी बोलते हैं मैं 1 करोड़ के शेयर्स रिलीज कर रहा हूं या 1,000 करोड़ के शेयर्स रिलीज कर रहा हूं। तो ग्रीन शू ऑप्शन अगर यूज करेगा तो वो बोलेगा मैं 1,015 करोड़ के शेयर्स रिलीज कर रहा हूं। तो वो जो बचा हुआ 15 करोड़ होगा वो मर्चेंट बैंक अपने पास रखेगा। और जैसे ही ये सारा बबल बनना तैयार होगा, वो मर्चेंट बैंक उन शेयर्स को फिर मार्केट में वापस बेच देगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ खरीदने वाले होंगे, मार्केट में सेलर्स भी अवेलेबल होंगे। समझ में आई बात? वो होता है ग्रीन शू ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो इसमें जो 10,000 करोड़ की बात हो रही है, एसबीआई बोल रहा है रेस कर रहा है, इसमें इसके अलावा 5,000 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली एसबीआई एक ब्लू चिप कंपनी है। एसबीआई जो भी प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज करेगा 100% उसका डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को, उस प्राइस वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए एसबीआई ने बोला कि इतने अमाउंट का हम ग्रीन शू ऑप्शन भी रखेंगे। समझ में आई बात? लिखिए इसको। ग्रीन शू ऑप्शन क्या है आगे मिल जाएगा, ठीक है। उसका एक और नाम होता है ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन। ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन मतलब आपने बोला 100 शेयर रिलीज कर रहे हैं, ओवर अलॉटमेंट 115 शेयर रिलीज कर रहे हैं, ये 15 जाएगा मर्चेंट वाले के पास। समझ में आई बात? उसको बाद में रीड कर लेना। अभी जस्ट फैक्चुअल लिखिए। एसबीआई अप्रूव्स, एसबीआई अप्रूव्स इंफ्रा बॉन्ड्स, इंफ्रा बॉन्ड्स वर्थ ₹10,000 करोड़, वर्थ ₹10,000 करोड़, including a green shoe option of, including a green shoe option of 5,000 करोड़। सिर्फ फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। भारत का एफडीआई इक्विटी इनफ्लो डिक्लाइन हो चुका और अभी कितना है ये आपको याद रखना, $26.9 बिलियन। ठीक है, लिखिए उसको। इंडिया एफडीआई इनफ्लोस declined to $26.9 billion, $26.9 billion। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला, ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देती कौन सी एजेंसी है, यूएन की ये। और दूसरा ये कि आज तक कितने इंडियंस को मिला है। राइट, आज तक 4 इंडियंस को मिला है, चारों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए उसको। यूएन्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, यूएन्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, यूएन्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। पॉइंट नंबर 1, अवार्ड गिवन बाय यूएनईपी, अवार्ड गिवन बाय यूएनईपी, कॉमा, इंसेप्शन इन 2005, इंसेप्शन इन 2005 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, इंसेप्शन इन 2005। ठीक है, इसको देख लेना, कुछ भी खास नहीं है। क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी व्यक्ति काम करता है उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इंडियंस हु रिसीव्ड यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इंडियंस हु रिसीव्ड दिस अवार्ड, इंडियंस हु रिसीव्ड दिस अवार्ड। नंबर 1, recently, recently डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, recently डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन,
नंबर 2, पीएम मोदी 2018, पीएम मोदी 2018, पीएम मोदी 2018। नंबर 3, तुलसी तांती एंड चौथा अफरोज आलम। नेम्स याद रखने हैं, तुलसी तांती एंड अफरोज आलम। ठीक है, इसकी जो 3 मेजर कैटेगरीज होती है उसके अवार्ड्स मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किन इंडियंस को मिला। ठीक है, क्या है कैप्शन? एशिया पैसिफिक अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है? कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। आपका जो कल्चरल हेरिटेज है, आपके यहाँ जो डांस फॉर्म्स होते हैं, आर्ट फॉर्म्स होते हैं, जिस तरीके का आर्किटेक्चर होता है, इनको कंजर्व करने के लिए, आपके इनको कंजर्वेशन के स्टेप्स के लिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया को किन एरियाज के लिए अवार्ड मिला, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये 3 एरियाज। ठीक है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, डिस्टिंक्शन एंड मेरिट। जिस तरीके से इन हेरिटेज साइट्स को कंजर्व किया जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, लिखो इसको, एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज 2022, एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज 2022 अवार्ड्स। अवार्ड्स रिसीव्ड बाय इंडिया, अवार्ड्स रिसीव्ड बाय इंडिया। पॉइंट नंबर 1, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। पॉइंट नंबर 1, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। नाम लिखिए संग्रहालय का, आर्टिफैक्ट्स जहां पर रखे जाते हैं उसे बोलते हैं संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई। इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको भी ना। पॉइंट नंबर 2, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, स्टेपवेल्स ऑफ गोलकोंडा, हैदराबाद, स्टेपवेल्स ऑफ गोलकोंडा, हैदराबाद। तीसरा भी लिखिए, डन। इंपॉर्टेंट है, क्या है कैप्शन? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। इसका कौन सा एडिशन था और कहां पर इसको कंडक्ट किया गया, ये 2 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, जहां पर ई गवर्नेंस को सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। जैसे आपने छत्तीसगढ़ सरकार का मितान योजना आपने देखा होगा, राइट? मितान योजना हो गया, और भी बहुत सारे योजनाएं हो गए जहां पर आप ऑफिशियली उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और चीजें सारी आपके घर में डिलीवर हो जाएंगी। समझ में आई बात? ऐसे ही बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के अपने इनिशिएटिव्स होते हैं, जो आप ऑनलाइन उसको अप्रूव, ऑनलाइन आप उसको फिल करोगे, सबमिट करोगे, और वो सारी चीजें आपको वैसा ही डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, राइट? दिस ऑल दिस थिंग्स आर ई गवर्नेंस का पार्ट।
तो कौन सी सरकारें क्या इनिशिएटिव ले रही हैं और क्या लिया जा सकता है, उस पर डिस्कशन होता है इस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में। काम के सवाल दो ही, कौन सा एडिशन और कहां पर हुआ। ठीक है, गुड गवर्नेंस अलग होता है। गुड गवर्नेंस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पर, राइट। लिखिए पॉइंट। recently conducted 25th edition of 25th edition of National Conference on e-governance held in Katra, Jammu and Kashmir. Theme very important, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम। लिखिए, ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस लैंग्वेज में पूछेगा इस बार के ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ठीक है, सेबी के एडवाइजरी कमेटी को कौन हेड कर रहे हैं अब? कौन? हसमुख आधिया। इसको याद कर लेना है, ठीक है, इसमें लिखवाने बताने का कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट, लिखिए। क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछेगा कि इसरो ने रिसेंटली कौन सा लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया और उसमें कितने सैटेलाइट्स को सेंड किया, या इतने सैटेलाइट्स को लेकर के जाने वाला लॉन्च व्हीकल कौन सा था। लिखिए उसको। इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड PSLV C-54 carrying 9 satellites. सैटेलाइट्स में कौन कौन सा था? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। भूटानी सैटेलाइट कौन से लॉन्च व्हीकल से रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है, तो अलग से अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखना उसको।